हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों, ये सामने आप लोग बुक देख रहे होंगे। इस बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और दोस्तों, वो पढ़ना ज़रूरी भी है आपको, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी ये 3rd वीडियो होगी दोस्तों, और इसे हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है ये 2nd चैप्टर है दोस्तों, वैदिक संस्कृति। उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और उसके आगे की पढ़ना है हमें। तो चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। और ये 50 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सामने आपको दिख रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, कर्म का जो सिद्धांत है वो संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि मीमांसा से संबंधित है। ओके, मीमांसा से, उत्तर मीमांसा हो या फिर जो है कि पूर्व मीमांसा हो, इन दोनों की बात, मतलब मीमांसा सिंपल बोल दिया तो वो दोनों मीमांसाएं आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम इसके आगे वाला मतलब जो 51 क्वेश्चन है, ये 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब जो वेद है उनको जो है कि क्या उनमें से क्या क्या है उसको सुमेलित करना है। तो लगभग जो हम लोग जानते हैं उसको पहले हम सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से और जो नहीं जानते होंगे वो तो पता चल ही जाएगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी सिंपल सी बात, यहाँ पे सबसे आसान जो दिख रहा है संगीत दिख रहा है। संगीत क्या होता है, सामवेद होता है, ठीक है। संगीत किस में होता है, सामवेद से रिलेटेड होता है। और दोस्तों अगर हम देखें तो सामवेद, तो देखिए दोस्तों, और क्या हमें इसमें अथर्ववेद, एक मिनट, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या है, ईश्वर महिमा है, ठीक है दोस्तों। मतलब जो है ऋग्वेद मतलब बी नंबर में 1, मतलब ये देखिए हमें ऑप्शन को मैच करना, क्या यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बी नंबर को मैच किया तो इसमें गया, ठीक है। ए नंबर, ये डी नंबर को मैच किया तो यहाँ गया, ठीक है। मतलब बी में 1 और इसमें हम ये जानते हैं 2 मानी हम लोग नहीं जानते हैं, तब हमें ऑप्शन ढूंढना है। मतलब देखिए यहाँ पर बी में 1 जा रहा है और डी में 4 जा रहा है, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बी में 1 जाए और डी में 4 जाए। अर्थात क्या हो जाएगा, ए नंबर जो कूट है ये क्या, ये सही है। मतलब ए में 3 अब मिलेगा, मतलब ए जो है ये 3 में मिलेगा। मतलब अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद क्या है, जो है कि औषधि से है, ठीक। एंड यजुर्वेद जो है वो क्या है, बलिदान विधि से है, ठीक है, जिसमें कि यज्ञ वज्ञ की भी बातें की गई है, ठीक है, यजुर्वेद में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन कर रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय की से संबंधित है। ओके दोस्तों, जो चरक संहिता है, एक चरक जो है कि आप लोग जानते होंगे राजवैद्य थे, तो सिंपल सी बात है, ये चरक जो संहिता है वो क्या होगा, चिकित्सा से संबंधित होगा। तो दोस्तों, ये जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है, चिकित्सा से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे की क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर अभी बात बताया आपको, यज्ञ के बारे में जो है दोस्तों कहाँ पता चलता है, तो यजुर्वेद में पता चलता है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या पता चलता है हमें, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो 53 का क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कह रहा है वैदिक युगीन सभा, ठीक है, वैदिक युगीन सभा। अब आगे की बोल रहा है जो बातें वो मैच इसमें, मतलब इसके आगे कौन सा जो है बात रहेगा। गांव की व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, ठीक है, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, ठीक है। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। मतलब ये एक जो क्या थी, वैदिक युगीन सभा जो थी वो एक मंत्री परिषद थी, ठीक है। क्या थी, एक मंत्री परिषद थी। मतलब सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा कि एक मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी, वैदिक युगीन सभा क्या थी, एक मंत्री परिषद थी। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अब जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युगीन में वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली, वो कौन सी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब गणतंत्रात्मक मतलब गणतंत्र समझ सकते हैं। गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी वो जो है कि सबसे प्रचलित थी और लोकप्रिय भी थी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो लगभग सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सामने दिख ही रहा है आपको कि ऋग्वेद जो है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे हम देख लेते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। मतलब इसमें से कौन सा जो है भारतीय दर्शन का जो है विचार जो है कि क्या है कि आरंभिक मतलब शुरुआत का जो है कि विचारधारा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सभी लोग अगर हिस्टोरिकल मूवी वगैरह हल्का फुल्का भी देखा होगा तो कुछ उसमें बातें सुनी होंगी। सांख्य दर्शन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। सांख्य दर्शन जो है कि सबसे अधिक उसमें बात किया गया था कि सांख्य दर्शन ऐसा करके कुछ मूवी में रहता है, क्योंकि मुझे याद है कुछ मूवी कोई देखा था, या जैसे कि शायद वो देखा था मैं, क्या बोलते हैं वो बुद्ध जी की मैंने जीवनी देखी थी, उसमें ऐसा बात किया था सांख्य दर्शन वगैरह, तो मुझे यही याद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 58 नंबर कह रहा है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 ठीक है विभिन्न भारतीय दार्शनिकों की जो है कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, ठीक है। और ये जो भी कुछ है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं जो है कि वेदांत, ये क्या है 6 क्या है दार्शनिक हैं। इन 6 की जो है कि स्पष्ट रूप से व्यक्ति हुई है, मतलब सब स्पष्ट रूप से सब बात किस में हुई है ये पूछ रहा है। तो इसका 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब वैदिक युगीन में, ठीक है। वैदिक युग में जो है इनका सबसे ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, मतलब ये ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हम कह रहा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। दोस्तों मैं अगर इसका राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी, ठीक है। क्योंकि उस समय के टाइम में अभी लोहा वहा का प्रचलन ही था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लुहारगिरी ही जो है या फिर लुहार जो है कि व्यवसाय जो है कि दस्तकारी जो है कि अपने व्यवहार में नहीं लाई गई थी उनके व्यवहार में, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कह रहा है सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना आयुर्वेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैच करना दोस्तों, तो सबसे पहले हम कूट को देख लेते हैं। कूट जो है इसका फर्स्ट वाला कूट जो है कि सही होगा, मतलब जो सामने सामने जैसे जैसे है पूरा वही सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब आयुर्वेद क्या क्या हो जाएगा, पहला ऋग्वेद में है, धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद किसका जो है कि उपवेद है, तो सामवेद का उपवेद है। कह शिल्पवेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद है। या फिर अर्थशास्त्र किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद है। ओके दोस्तों, चलिए हम ये तो राइट समझ में आया ये चीज़, ये जो कूट नंबर फर्स्ट है ये सही था, ठीक है, मतलब सामने सामने सब पड़ गया था। चलिए आगे देखते हैं। 61 में कह रहा है ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, ठीक है, वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। कौन से 6 मंडल हैं उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैं बता दूं राइट आंसर 61 का, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या 2 से लेकर के, ठीक है, 7वें तक, ठीक है, 2 से ठीक है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, क्या यहाँ 2 रे लिखिएगा, मतलब दूसरे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक, ठीक है। इन सभी को क्या कहा गया है, गोत्र मंडल या फिर वंश मंडल कहा गया है। अब कह रहा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, मतलब मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो 62 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, बी नंबर दिया हुआ है यजुर्वेद, सी नंबर सामवेद और डी नंबर अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपको जैसे कि ऊपर आप लोग देखे होंगे दोस्तों, मंत्र वंत्र के बारे में इसमें है, और यजुर्वेद है इसमें यज्ञ अनुष्ठान के बारे में है, सामवेद गाना के लिए है। तो डी नंबर जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर ही है जो कि इन सभी से अलग है, मतलब जादू टोना के बारे में बात है इसमें, ठीक है, और ये सबसे अंत में भी आया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम।
अब कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो क्या इंगित करता है दोस्तों? तो श्रेष्ठ वंश का इंगित करता है या फिर यायावरी जो है कि जिनको, यहाँ देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया हूँ, ठीक है। ऐसे श्रेष्ठ वंश को कि यायावरी को कि निरी जाति समूह को कि भाषा समूह को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बोला श्रेष्ठ वंश को, ठीक है, क्या श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, जानने होंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं दोस्तों? तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल? तो 10 मंडल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कह रहा है आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य भारत में जो है संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे कि मध्य एशिया से आए थे कि पूर्व एशिया से कि अन्य क्षेत्रों से आए थे? दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया, मतलब जो हमारा एशिया कंटिनेंट है, जो एशिया महाद्वीप है, उसमें जो है मध्य एशिया से वे लोग आए थे। ओके, अब कह रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? मतलब वो गद्य में और पद में दोनों में है। तो आप लोग दोस्तों अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं इसका अगर राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। मतलब जो क्या दोस्तों कि यजुर्वेद हैं वो क्या है, गद्य में भी है और पद में भी। अब यजुर्वेद गद्य और पद में क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये दोनों में भी है? तो दोस्तों ये जो है अनुष्ठान वगैरह के लिए मंत्र है उसमें, तो उसे जो है कि मंत्र जो होता है वो सिंपली भी उच्चारण किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंपल उच्चारण होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गाना पड़ता है। तो गद्य और पद इन्हें दोनों में लिखा गया है, समझ गए दोस्तों? तो आप समझ सकते हैं। कह रहा है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, ठीक है, का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये भी एक ट्रेंड क्वेश्चन है दोस्तों, बट अभी देखिए यहाँ ये कभी पूछा नहीं है क्योंकि ये छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछता अधिक है, ठीक है। कह रहा है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, ठीक है। ये कहाँ पे जो है किस वेद में मिलता है इसका उल्लेख, ठीक है। तो ए नंबर ऋग्वेद दिया है, बी नंबर यजुर्वेद, सी नंबर सामवेद, डी नंबर अथर्ववेद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी नंबर ही हो जाएगा। मतलब अथर्ववेद में ही जो है कि इसका वर्णन किया गया है कि जो सभा समिति हैं वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अब कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? अब इसमें से ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी तो कौन सी थी भाई, ये बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा विथद। क्या विथद? विथद। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ठीक है। तो इसका मैं राइट आंसर अगर बताऊँ दोस्तों तो 69 का बी नंबर हो जाएगा, मतलब शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। क्या शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। कह रहा है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? तो गोत्र व्यवस्था जो थी दोस्तों वो प्रचलन में आया तो कब आया ये पूछ रहा है। तो मैं अगर इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन दिया है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। बी नंबर उत्तर वैदिक काल में, सी नंबर महाकाव्य काल में और डी नंबर सूत्र काल में। तो दोस्तों सूत्र काल में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब उत्तर वैदिक काल में ही आया था। कौन से वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में जो है इसका वर्णन किया गया, बात किया गया, उसी काल में जो है इसका पता चलता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अब अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विलोम आप लोग जानते होंगे। अनुलोम विलोम एक वो एक्सरसाइज भी होता है और ऐसा शब्द भी सुने होंगे। तो अनुलोम विवाह की बातें पूछ रहे बारे में, ठीक है। तो ये बड़ा ऑप्शन है, तो इससे मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ में विवाह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, मतलब एकदम हटके विवाह हो जाता है। अब कह रहा है प्रतिलोम विवाह क्या होता है? तो प्रतिलोम क्या होगा? एकदम सेम उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब नारी रहेगी, नारी का पुरुष से होगा, ऐसा ही होगा ना।
तो ढूंढिए ऐसा कौन सा है, ढूंढिए और ढूंढ के जो है कमेंट में जरूर इसका आंसर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव किसे कहा जाता था? तो यव किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यव यहाँ क्या बोल रहा है? यव बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब जव। जव को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। चलिए ऊपर वाला आप लोग दोस्तों मैं बता दूं, ऊपर वाला भी आप लोग कमेंट करके दिए होंगे आंसर, तो अच्छा है। अगर नहीं दिए तो मैं बता दे रहा हूँ कि वर्ण ये क्या होगा? उच्च वर्ण की नारी, मतलब बी नंबर ऑप्शन देखिए। जब उच्च वर्ण की नारी, ये मैं दिखा भी देता हूँ, जब उच्च वर्ण की नारी की निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे क्या कहा जाता था? प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? वैदिक युग में यव कहा जाता था जव को। अब कह रहा है ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रीहि, ब्रीहि शब्द मतलब 47 नंबर देखिएगा, 74 नंबर, सॉरी 74 नंबर। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीहि शब्द जो है दोस्तों उसको हम जान लेते हैं। तो ब्रीहि शब्द जो है वो हमारा वो चावल के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए ये प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, अब कह रहा है अथर्व। अथर्व जो है शब्द जो है कि शब्द का अर्थ है। अब जो अथर्व शब्द है दोस्तों उसका अब अर्थ पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा क्या? पवित्र जादू। पवित्र जादू मतलब जादू भी कई प्रकार का होता था ना, गंदा जादू, काला जादू, पता नहीं कैसा कैसा जादू होता है। तो वैसे ही एक पवित्र जादू होता है जिसे अथर्व कहते हैं। ओके, चलिए आगे बोला सुमेलित कीजिए। अब शिक्षा दिया है और कोई शास्त्र वगैरह कुछ दिया है, इससे हम थोड़ा मैच करते हैं आगे बढ़ा के। चलिए ये 76 नंबर है दोस्तों। यहाँ पे कूट से हम लोग बता देते हैं डायरेक्ट आपको, उसके बाद से आप लोग मैच कीजिएगा। तो इसका कूट नंबर ए, मतलब जो सामने सामने है ना उसको, बस शिक्षा क्या है? ध्वनि शास्त्र। ठीक है, इसको मैच ही कर लेते हैं। शिक्षा क्या है? ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्ति जो क्या है एक क्या व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र हम बोल सकते हैं। छंद जो है एक क्या है? छंद शास्त्र है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी बोला दोस्तों, तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो हमारे कौन है दोस्तों? अष्टाध्यायी के पाणिनि जी हैं। ठीक है, कौन? अष्टाध्यायी के पाणिनि जी हैं। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। और आगे बोल रहा है दोस्तों 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे जो प्राचीनतम स्मृति है दोस्तों वो हमारा मनुस्मृति है। ठीक है, मतलब 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ओके, मनुस्मृति, यहाँ हम बता देते हैं आपको मनुस्मृति। ठीक है दोस्तों, तो मनुस्मृति होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि मनुस्मृति के रचयिता जो हैं वो हमारे मनु जी ही हैं। अब कह रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? अब आदि काव्य की संज्ञा किसे कही जाती है? मतलब इसमें से कौन है? रामायण है कि गीता है कि महाभारत है कि भागवत पुराण है? ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन है जिसका जो है कि क्या किया जाता है कि आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैं अगर इसका राइट आंसर बता दूं आपको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामायण। मतलब रामायण को क्या बोलते हैं हम? आदि काव्य बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब कह रहा है प्राचीनतम, आगे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है। अब इसमें से कौन सा ऐसा पुराण है जो प्राचीनतम है? तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें से मत्स्य, विष्णु, भागवत, वायु, मतलब ये 4 पुराण हैं। इन चारों पुराणों में से जो है कौन सा सबसे पुराना है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। कौन सा पुराण? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्या? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ओके, कह रहा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? अब ऋग्वेद में जो है सबसे जो प्राचीन नदी है वो किसे मानी जाती है? तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मतलब सरस्वती। सरस्वती को सबसे प्राचीनतम नदी मानी जाती है। ओके दोस्तों, चलिए
आगे कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो क्या थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब उनकी सबसे मूल जो है कि आधार मूलभूत इकाई थी वो, ठीक है, आधार मूल इकाई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है वैदिक समाज क्या ऋग्वैदिक काल के उस सबसे सॉरी दोस्तों, कह रहा है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में, ठीक है, 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर अगर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए 250 जो है कि सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कह रहा है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? क्या किस वेद में सभा को नरिष्ट तथा सामूहिक वाद विवाद का क्या कहा गया है? अनुलंघनीय कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब अथर्ववेद में ये बात बोला गया है। ठीक है, सभा को किसको बोला गया है? ये सभा को बात बोला गया है, मतलब सभा। ठीक है, सभा को किस में बोला गया है दोस्तों? तो अथर्ववेद में बोला गया है ये सब बातें। आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, किस नदी में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? दोस्तों अगर मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब मैत्रेयी संहिता में ये जो है बोला गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में जो है तो किस देवता को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। ठीक है, प्रजापति जो कि ए नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर पढ़े थे आप, प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला था, सभा और समिति। ठीक है, वही जो है कि प्रजापति उसी तरह के हैं प्रजापति। ठीक है, तो प्रजापति को जो है क्या बोला गया था? सबसे उच्च देवता का स्थान का पद दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सुमेलित करें। अब हम कूट सामने कर दे रहे हैं। चलिए, अब अधिक यहाँ से कूट मिलेगा आपको। चलिए इसे समझ लीजिए। कह रहा है सुमेलित करें, तो अब इसे जो है डायरेक्ट हम ऑप्शन इसका कूट बता देते हैं दोस्तों। आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा, इसको वीडियो को स्टॉप करके सुमेलित कर लीजिएगा। इसका जो कूट हो जाएगा दोस्तों 87 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मतलब सिंपल सामने वाला जो भी है, जिसके सामने वाला जो है वही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। अब कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम। अब ऋग्वेद में किसका नाम उल्लिखित है, किस वेद में किसका उल्लिखित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे हम जान लेते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि इसका कूट जो है 88 का जो कूट हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, मतलब सामने मतलब परशुनी नदी को किसको कहा गया है? रावी को। सतुर्दी सतलज को। आस्किनी चिनाब को। बिपाशा ब्यास को। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे मैच भी कर दे रहे हैं। सामने पूरा मैच कर दिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं दोस्तों? तो आप लोगों ने सुना होगा 16 संस्कार। कितने? 16 संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भी यही हो जाएगा 16 संस्कार, मतलब 16 नंबर जो है सी नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, संस्कार कितने? 16। अब कह रहा सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। इसके बारे में 90 नंबर जो है इसका कूट में बता दूं दोस्तों। इसका जो कूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, मतलब सीधे सामने सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसे आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सुमेलित कर रहे हैं। फिर ये देखिए दोस्तों, इसे भी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, कन्विंस कीजिए आप लोग। कह रहा है सुमेलित करें गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। अब इसके बारे में जो बातें दे रखी है दोस्तों, इसका जो मैं कोड बता दूँ अगर, तो इसका कोड जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम मतलब आमने सामने ऐसे बस जैसे जो है वो ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है। अब 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। अब कौन सा इसमें ऋण जो है कि शामिल नहीं है 3 ऋणों में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब मातृ ऋण। पिता का ऋण होता है, ऋषि का ऋण होता है, देवता का ऋण होता है, लेकिन माँ का जो है कि ऋण नहीं होता है, ठीक है। माँ का ऋण भी अगर होगा ना तो कोई चुका नहीं सकता है दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आप लोग कुछ ज़्यादा जानकारी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड जो है कि संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति कौन सी है ऋग्वैदिक काल से संबंधित? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब गिरिवर्णी मृदभांड OCP संस्कृति, ठीक है। गिरिवर्णी मृदभांड उसे OCP संस्कृति कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर का रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से जो है कि संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? वो तो था अभी ऋग्वैदिक था इसके पहले वाला, लेकिन अब बोल दिया उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड, क्या PGW हो जाएगा, PGW संस्कृति, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? और कौन सा स्थान है जो प्रकाश में आया हुआ दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अगर वो मैं बता दूं तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब भगवानपुर। क्या? भगवानपुर कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो है इसका मिला हुआ चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? अब जो विवाह सूक्त है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन मिलता है उसमें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 96 का ए नंबर, मतलब जो है इसका ऋग्वेद में जो है वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है अब ऋग्वेद में अघन्य या अधन्य जो ही हो, अधन्य होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है वध योग्य नहीं, ठीक है, अधन्य मतलब वध योग्य नहीं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था दोस्तों? गाय के लिए कि ब्राह्मण के लिए कि स्त्री के लिए कि पुरोहित के लिए? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका जो 97 नंबर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय के लिए, ठीक है दोस्तों। गाय को जो है मारना बहुत पहले से जो है कि अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। गाय या फिर कोई भी जानवर हो नहीं हो सूटेबल होता मारना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या? सुमेलित कीजिए। संग्रहित भाग दूध छता छतरी क्या है? अछवाप है, ठीक है। इनको सुमेलित करना था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मैं बता दूँ तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए नंबर, मतलब सिंपल जो सामने दिया हुआ है वही से मिला दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि क्या है? ऋण के बारे में बोल रहा लग रहा है, लेकिन यहाँ ऋत बोल रहा है। ऋत प्राकृतिक संतुलन, ठीक है। क्या? ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को जो है कि ऋतस्य गोप कहा गया है?
दोस्तों ये तो मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो इसमें ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 99 का बी नंबर। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख क्या रहा था, क्या है, नासत्य अश्विन, ठीक है, नासत्य या अश्विन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 101 कह रहा है 3 क्रमों, ठीक है, पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण जिसे उपक्रम कहा गया वो कौन थे। ठीक है, तो सूर्य थे कि सवित्री थे कि मित्र थे कि विष्णु थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 101 का डी नंबर, मतलब विष्णु जी जो है वो कौन सा अवतार लिए थे, वो छोटा बने थे, क्या नाम था, वसी, ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। करा सुमेलित करने के लिए दोस्तों ये 102 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर, मतलब सिंपल मिलेगा, आप लोग इसे मिला करके मैच करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति जो है दोस्तों वो मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से कि राज्य कार्य पद्धति से कि जो है कि कानून से कि अर्थशास्त्र से। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मतलब समाज व्यवस्था से ये वहाँ पर क्या है कि संबंधित है। अब कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। अब गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो दोस्तों ये मुझे क्लियर मालूम नहीं है, बट मैं बताता हूँ आपको गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसका 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, मुझे आंसर देखना पड़ रहा है, जब एक आध फंस जाता है क्वेश्चन तो वो मुझे देखना पड़ता है, मैं लिस्ट बना के रखा रहता हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं देखता हूँ। तो ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, तो अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा बोल रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब भारत से है कि ईरान से है कि इजराइल से है कि मिस्र से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ईरान से, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ईरान से संबंधित है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे क्या बोल रहा, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया। ठीक है, ये बड़ा सा क्वेश्चन जो दे रहा है दोस्तों इसे थोड़ा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से एक ऋग्वैदिक आर्यों की क्या है लाक्षणिक विशेषता नहीं है, आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक है, वे अश्वों, रथों और कांस्यों की उपयोग से परिचित थे। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक दोस्तों, क्या बोला कि आर्यों के संबंध का सूचक अफगानिस्तान के साथ में, तो ये कौन सी नदी है। ठीक है, तो उसका नाम बताना है दोस्तों। मैं इसका राइट आंसर अगर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा और क्रमू नदी है, वो जो है क्या करता है कि संबंध बताता है। ठीक है, अब देखिए ये 108 नंबर दिया हुआ है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर कूट में बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब 1 और 2, मतलब दोनों का दोनों क्या है सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसके लिए था। ठीक है, आर्कटिक होम जो सिद्धांत का पक्ष था वो किसके लिए था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब बीजी तिलक जी जो है कि उसके पक्ष में थे। ठीक है, लिए हुए थे उसको।
अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से, मतलब ये कुंभा किसको बोला जाता है, परुषड़ी किसको बोला जाता है, ये तो अभी ऊपर आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, अभी आप लोग सभी लोग मैच करके इसको जो है कि कमेंट सेक्शन में जो है पूरा के पूरा लिख करके और उसे बताइए, कमेंट सामने लिख करके भेजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है दोस्तों। चलिए, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, और आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। अभी देखिए कुछ छूट रहा है, शायद 110 क्वेश्चन तक ही दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी छूट रहा है क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगर ऋग्वेद में सूक्त है, अब ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे हैं। ऋग्वेद में सूक्त है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा 1028, क्या सी नंबर हो जाएगा, 1028 जो है कि सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त, 1028, इसे याद कर लीजिएगा। मंडल कितने, 10 मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो कौन सा धर्म था दोस्तों, तो दोस्तों मैं अगर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका जो है कि धर्म जो है कि प्रमुखता था। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। देखिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। आगे देखिए 114 है, 114 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब ऋषि गौतम रहुगढ़ का। ठीक है, ऋषि गौतम रहुगढ़ के जो है कि ये संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो समाप्त होता है मेरा, और फिर दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। इसके आगे वाली वीडियो जो आएगी वो महाजनपद काल पे आएगी। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।